मैं हूं कुलदीप चौधरी, आप देख रहे हैं केडी क्लासेज। वेलकम टू द केडी क्लासेज। आज हम बात करने वाले हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, ईएसआईसी। क्या होते हैं ईएसआईसी? हमने नाम सुना है ईएसआईसी हॉस्पिटल, तो वही है ईएसआईसी। फुल फॉर्म होती है ईएसआईसी की क्या? एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि ईएसआईसी के अंदर क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं जो ईएसआईसी के अंदर काम करते हैं, या फिर बाकी किसी भी फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं उनके अंदर क्या ईएसआईसी अपना बेनिफिट देता है या फिर नहीं देता। कब आया था ईएसआईसी एक्ट? ईएसआईसी में जुड़ने के लिए एक जो कर्मचारी होता है उसका कितना मिनिमम वेतन होना चाहिए, हर महीने कितनी सैलरी होनी चाहिए मिनिमम, कौन होता है चेयरपर्सन, इन सभी के बारे में हम ईएसआईसी के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले ईएसआईसी की फुल फॉर्म क्या होती है? ईएसआईसी की फुल फॉर्म होती है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। क्या? एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। ये होती है इसकी फुल फॉर्म ईएसआईसी की। बात करें ईएसआईसी का जो चेयरपर्सन है, चेयरपर्सन कौन है ईएसआईसी का? तो वो है मिस्टर संतोष गंगवार। कौन है? मिस्टर संतोष गंगवार। चेयरपर्सन है जो ईएसआईसी के, वो है मिस्टर संतोष गंगवार। ये अभी के टाइम पे ईएसआईसी की क्या है? चेयरपर्सन है। हाँ, हर इसका जो चेयरपर्सन होता है वो कौन होता है? जो लेबर मिनिस्टर होता है, यूनियन ऑफ लेबर मिनिस्टर होता है ना, वो होता है ईएसआईसी का चेयरपर्सन होता है। मानो कि जब कभी भी जो लेबर मिनिस्टर होता है वो कहीं बाहर दौरे पे गया हुआ हो, तब उसका जो वाइस चेयरपर्सन होगा, उसके पीछे जो काम संभालेगा ईएसआईसी का, वो कौन होगा? वो उसका पीए होगा, सेक्रेटरी ऑफ लेबर मिनिस्टर। हाँ, तो इसका चेयरपर्सन अभी जो है वो है मिस्टर संतोष गंगवार है। बात करें ईएसआईसी जो एक्ट है वो आया था, कब आया था? हाँ, 1948 के अंदर ईएसआई एक्ट आया था 1948 के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है ना। ईएसआईसी की फुल फॉर्म एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन होती है। इसका चेयरपर्सन होता है वो लेबर मिनिस्टर होता है। अभी लेबर मिनिस्टर है मिस्टर संतोष गंगवार है। जब ये लेबर मिनिस्टर कहीं बाहर दौरे पे गया हो, इसकी एब्सेंस में जिसको हम बोलेंगे वॉइस चेयरपर्सन, वो होता है, वो पीए होता है लेबर मिनिस्टर का, सेक्रेटरी ऑफ लेबर मिनिस्टर। ईएसआईसी एक्ट लागू हुआ था 1948 के अंदर आया था ईएसआईसी एक्ट। जो ये ईएसआईसी है ये एक ऑटोनोमस बॉडी है ना। ऑटोनोमस बॉडी है जो कि बेनिफिट देती है वर्कर्स को। किसके बेनिफिट? हेल्थ के बेनिफिट, हेल्थ रिलेटेड बेनिफिट देते हैं। मान लो कोई बीमार हो गया तो उसको अगर ईएसआईसी के एक एलआईसी की तरह है ना, उसको इतना परसेंट बेनिफिट देती है, कुछ हिस्सा देती है अपनी उसकी सैलरी का पर मंथ है। तो ये क्या है? एक ऑटोनोमस बॉडी है। इट इज ए ऑटोनोमस बॉडी जो कि क्या देती है? बेनिफिट्स देती है। टू गिव बेनिफिट्स टू गिव बेनिफिट्स टू वर्कर्स को इन एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ रिलेटेड बेनिफिट्स देती है ये वर्कर्स को ईएसआईसी, है ना। जो ईएसआईसी है मैंने बताया, जो इसका जो चेयरपर्सन है वो कौन है? मिस्टर संतोष गंगवार है। ये कौन है? लेबर मिनिस्टर है। तो इसका जो चेयरपर्सन होता है ईएसआईसी का वो लेबर मिनिस्टर होता है। जो इसका चेयरपर्सन होता है वो कौन होता है? यूनियन ऑफ लेबर मिनिस्टर। लेबर मिनिस्टर होता है। जब ये कहीं बाहर गया हो या इसकी एब्सेंस में जो पीछे ईएसआईसी को जो कौन करता है इसका मैनेज, तो वो करता है इसको वॉइस चेयरपर्सन। जो इसका लेबर मिनिस्टर इसका जो पीए होता है वो इसको संभालता है पीछे से, है ना। तो वॉइस चेयरपर्सन कौन हुआ? इसका वॉइस चेयरपर्सन है सेक्रेटरी ऑफ लेबर मिनिस्टर। सेक्रेटरी ऑफ लेबर मिनिस्टर इसका क्या होगा? वॉइस चेयरपर्सन होगा, जबकि लेबर मिनिस्टर इसका चेयरपर्सन होता है। अब देखो ईएसआईसी के अंदर कौन से फैक्टर्स लागू होते हैं।
डिफेंस माइंस को छोड़ के, पहाड़ों के अंदर जो माइंस का कार्य होता है खदानों के अंदर, उनको छोड़ के, डिफेंस आर्मी बीएसएफ सीएसएफ है ना, इनको छोड़ के, और रेलवेज को छोड़ के, इन तीन को छोड़ के देश की सभी फैक्ट्रीज के अंदर ईएसआईसी लागू एक्ट लागू होता है। उसके लिए कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है, हर महीने अपने सैलरी का कुछ हिस्सा देना पड़ता है ईएसआईसी को, इससे जुड़ने के लिए। तो ऑल फैक्ट्रीज आर इंक्लूडेड इन ईएसआईसी के अंदर इंक्लूड रहते हैं, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, तीन बताई थी मैंने, कौन से माइंस जो खदानों के अंदर है ना होती है, माइंस होती है। इसके अलावा डिफेंस के अंदर आ गए, जैसे कि आर्मी आ गई, आईटीबीपी, सीएसएफ, सीआईएसएफ है ना, एनडीआरएफ, जितनी भी अपने डिफेंस का काम करती है वो सभी इंस्टीट्यूट इसके अंदर वो नहीं आते। रेलवे, इंडियन रेलवे ईएसआईसी एक्ट से बाहर है, इसको लागू नहीं किया गया ईएसआईसी के अंदर। तो कौन सी बाहर है, माइंस, डिफेंस और रेलवे, इन तीनों को ईएसआईसी के अंदर लागू नहीं, इन्वॉल्व नहीं किया गया। इन पे ईएसआईसी के बेनिफिट्स इनको नहीं दिए जाएंगे। आगे बात करें कि ईएसआईसी है उसके अंदर कौन से स्टेट लागू हैं, किस किस को छोड़ के, है ना। ऑल स्टेट्स आर इंक्लूड रहते हैं ईएसआईसी के अंदर। उससे पहले हम बात करें कि तीन माइंस वाले, डिफेंस और रेलवे, ये ईएसआईसी के अंदर लागू नहीं होते। अब बात करते हैं फैक्ट्रीज के अंदर कितने वर्कर होने चाहिए मिनिमम, तब उस फैक्ट्री के अंदर ईएसआईसी लागू होगा। तो इन नॉन पावर यूजिंग, जो नॉन पावर यूजिंग फैक्ट्री होते हैं, है ना, नॉन पावर यूजिंग मतलब पावर यानी कि जो लाइट का यूज नहीं करता, एनर्जी का यूज, है ना, जो बिजली का काम में नहीं लेती, जो फैक्ट्रीज, उन फैक्ट्रीज के अंदर कौन सी आएंगे, जहां पे 10 या 10 से अधिक वर्कर काम करते हो, वो लागू होंगे। वेयर मोर देन और इक्वल 10 वर्कर्स इन नॉन पावर यूजिंग, यानी कि जहां पे बिजली का यूज नहीं किया जाता इन फैक्ट्रीज के अंदर, वहां पे कितने वर्कर होने चाहिए, 10 या 10 से अधिक, मोर देन और इक्वल 10 वर्कर्स, वो फैक्ट्रीज ईएसआईसी के अंदर इंक्लूड रहेंगी। इसके अलावा पावर यूजिंग फैक्ट्रीज, जो फैक्ट्री लाइट का यूज करते हैं, है ना, पावर का यूज करते हैं, एनर्जी का यूज करते हैं, उनके अंदर कितने वर्कर होने चाहिए, मोर देन और इक्वल 20 वर्कर होने चाहिए ईएसआईसी के अंदर जुड़ने के लिए, इंक्लूड होने के लिए। ये होगा फैक्ट्री के बारे में। अब हम बात करें कि कौन से स्टेट्स को ईएसआईसी के अंदर लागू किया गया है और कौन से स्टेट्स को ईएसआईसी के अंदर इन्वॉल्व नहीं किया गया। किसकी तरह है, फैक्ट्रीज की तरह, जैसे कि माइंस को इंक्लूड नहीं किया गया, डिफेंस को, आर्मी, बीएसएफ, इनको इंक्लूड नहीं किया गया, और रेलवेज को इंक्लूड नहीं किया गया। उसी प्रकार से कौन से स्टेट्स को इंक्लूड किया गया है, कौन से को नहीं किया गया, वो हम इसके अंदर देखते हैं, है ना। तो ऑल स्टेट्स आर इंक्लूडेड इन ईएसआईसी, सभी स्टेट्स को ईएसआईसी के अंदर इंक्लूड किया गया है, किसको छोड़ के, एक्सेप्ट, कौन से स्टेट को छोड़ के नहीं किया गया इंक्लूड, तो वो है मणिपुरम, मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली और चंडीगढ़ को भी इंक्लूड नहीं किया गया, और चंडीगढ़ को भी इंक्लूड नहीं किया गया ईएसआईसी के अंदर। जो वर्कर्स दिल्ली के अंदर काम में करते हैं, चंडीगढ़ के अंदर काम में करते हैं, मणिपुरम, मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इन स्टेट्स के वर्कर्स को ईएसआईसी के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, है ना। तो कौन से मणिपुरम, मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, एपी लिख रहा हूं मैं, अरुणाचल प्रदेश, है ना, और दिल्ली, चंडीगढ़, इन स्टेट्स को
ईएसआईसी के अंदर लागू नहीं किया गया, यानी कि जो व्यक्ति दिल्ली के अंदर काम में कर रहा है उसको क्या ईएसआईसी का बेनिफिट मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि इस स्टेट को दिल्ली के इस स्टेट्स को ईएसआईसी के अंदर इंक्लूड किया ही नहीं। तो कौन से स्टेट्स को नहीं किया? मणिपुरम को नहीं किया, मिजोरम को नहीं किया, सिक्किम को नहीं किया, अरुणाचल प्रदेश को इंक्लूड नहीं किया, दिल्ली को इंक्लूड नहीं किया, चंडीगढ़। ये स्टेट्स ईएसआईसी के बेनिफिट से बाहर हैं। इन स्टेट्स को ईएसआईसी का कोई भी बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। कौन से बेनिफिट? मेडिकल बेनिफिट देते हैं ईएसआईसी, है ना। आगे हम बात करें कि जो ईएसआईसी होता है इसमें जो जुड़ने के लिए जो वर्कर होते हैं उनकी मिनिमम सैलरी कितनी होनी चाहिए? मिनिमम आय कितनी होनी चाहिए हर महीने? तो 21,000 से कम नहीं होनी चाहिए। जिस वर्कर की इनकम हर महीने 21,000 से कम होगी, चाहे वो कौन सी भी फैक्ट्री के अंदर काम में कर रहा हो, उसको ईएसआईसी के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया। मिनिमम सैलरी 21,000 होनी चाहिए पर महीने की, पर मंथ, है ना, तभी उसको ईएसआईसी के बेनिफिट्स मिलेंगे, तभी वो ईएसआईसी के अंदर जुड़ सकता है। तो मिनिमम सैलरी कितनी होनी चाहिए वर्कर की इसको अंदर? तो वो होनी चाहिए 21,000 पर मंथ। इतनी सैलरी उसकी वर्कर की मिनिमम होनी चाहिए। इसके अलावा हम आगे बात करें कंट्रीब्यूशन, है ना। ईएसआईसी के अंदर जुड़ने के लिए हर महीने कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है, अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा देना पड़ता है एलआईसी की तरह, है ना। तो इसके अंदर किन किन को देना पड़ेगा? या तो वर्कर्स को जो फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं उनको, और जो फैक्ट्री का मालिक है जिसको हम क्या बोलेंगे? वर्कर को बोलेंगे एम्प्लॉय, और उसको बोलते हैं एम्प्लॉयर। फैक्ट्री के मालिक को बोलेंगे एम्प्लॉयर। उन दोनों को ही अपना कुछ सैलरी का, पर मंथ सैलरी का कुछ हिस्सा ईएसआईसी को देना पड़ता है, तभी ईएसआईसी उनको बेनिफिट्स में इन्वॉल्व करती है, उनको बेनिफिट देती है। तो क्या क्या बेनिफिट? कंट्रीब्यूशन की बात करें, कितना कंट्रीब्यूट करना पड़ता है ना आपस में। तो जो एम्प्लॉय होगा, कौन कौन, सबसे पहले देखो कौन कौन करेगा कंट्रीब्यूशन? एम्प्लॉय, जो वर्कर काम करता है वहां पे वो करेगा, इसके साथ में एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर मतलब जो फैक्ट्री है उसका जो मालिक है ना, उसको भी कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, तभी ईएसआईसी अपने बेनिफिट्स देगी उसको। तो इसके अंदर देखो एम्प्लॉय होगा, जो वर्कर होगा, उसको तो कितना कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा? 0.75%। कितना? 0.75% अपनी सैलरी का, है ना। हर महीने की जो सैलरी है उसका 0.75% हिस्सा उसको ईएसआईसी को देना होगा इसमें बेनिफिट्स लेने के लिए। जो एम्प्लॉयर होगा, जो फैक्ट्री का मालिक होगा, उसको कितना पैसा देना पड़ेगा? कितना अपनी, है ना, जो पर मंथ की सैलरी है उसका, तो 3.25% ऑफ टोटल सैलरी का, टोटल सैलरी का इसको 3.25% हिस्सा ईएसआईसी को देना पड़ेगा ईएसआईसी के बेनिफिट्स लेने के लिए। तो टोटल जो कंट्रीब्यूशन होता है एम्प्लॉय का और एम्प्लॉयर का, दोनों का मिला के कितना होता है? तो वो होता है 4%। क्वेश्चन आएगी कितना कंट्रीब्यूशन होता है ईएसआईसी के अंदर? एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का दोनों का तो 4% होता है। अकेला जो एम्प्लॉय, जो वर्कर होता है, उसका 0.75% होता है उसके सैलरी का, है ना। इतना 0.75 जितना बनता है उसकी टोटल सैलरी का। मिनिमम सैलरी 21,000, तो 21,000 तो कम से कम होनी चाहिए। उस 21,000 का 0.75% कितना बनेगा? वो ईएसआईसी को देना पड़ेगा। इसके अलावा जो एम्प्लॉयर होगा, जो फैक्ट्री के अंदर जो मालिक होगा उसका, फैक्ट्री का, उसको कितना कंट्रीब्यूशन? तो 3.25% कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा अपनी टोटल सैलरी का, या फिर पर मंथ सैलरी होती है उसका 3.25% हिस्सा उसको ईएसआईसी को देना पड़ेगा। हाँ, तो ये तो हो गया कंट्रीब्यूशन। आगे हम बात करें कि ईएसआईसी बेनिफिट्स कौन से होते हैं। ईएसआईसी के बेनिफिट होते हैं मेडिकल बेनिफिट। क्या? मेडिकल बेनिफिट, इलनेस के अंदर हुआ, है ना, हेल्थ रिलेटेड बेनिफिट्स होते हैं ईएसआईसी के अंदर। तो बात करें बेनिफिट्स ऑफ ईएसआईसी, उससे पहले देखते हैं इसके अंदर 4 मेजर पोस्ट होती है ईएसआईसी के अंदर। जो ईएसआईसी होती है उसके अंदर 4 बड़ी पोस्टें होती हैं, जैसे कि एक थाने के अंदर जैसे कि सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, इस प्रकार से होते हैं।
तो उसी प्रकार से ईएसआईसी के अंदर भी पोस्ट होते हैं, 4 बड़ी पोस्टें होती हैं। कौन सी होती हैं? तो एक तो होती है इंश्योरेंस कमिश्नर होता है, फाइनेंशियल कमिश्नर होता है, मेडिकल कमिश्नर होता है, एक होता है एक्चुरी, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्चुरी को बोलते हैं, जो संभालता मुंशी, तो वो होता है। तो 4 मेजर पोस्ट होते हैं ईएसआईसी के अंदर, 4 मेजर पोस्ट होते हैं। कौन सी होते हैं? एक तो इंश्योरेंस कमिश्नर होता है, इंश्योरेंस कमिश्नर होता है एक कौन होता है? फाइनेंशियल कमिश्नर होता है, मेडिकल कमिश्नर होता है, और एक एक्चुअरी होता है। ये 4 मेजर पोस्ट होते हैं ईएसआईसी के अंदर। इसके अलावा हम बात करें कि बेनिफिट्स क्या होते हैं ईएसआईसी के, तो ईएसआईसी के बेनिफिट की बात करें तो मेडिकल बेनिफिट होते हैं। क्या होते हैं? मेडिकल बेनिफिट्स दिए जाते हैं ईएसआईसी के अंदर। क्या दिए जाते हैं? मेडिकल बेनिफिट्स। मेडिकल बेनिफिट्स ये अकेला ऐसा बेनिफिट है जिसके अंदर क्या होगा? कैशलेस पेमेंट होता है। क्या होता है? कैशलेस पेमेंट होता है, यानी कि इसके अंदर कोई भी कैश की जरूरत नहीं होती आपको, कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, मेडिकल बेनिफिट्स के लिए अगर आपने कंट्रीब्यूशन कर रखा है तो। इसके अंदर ऐसा नहीं कि आपको बुखार हुई है, आप गए, आपने कंट्रीब्यूशन था आपका ईएसआईसी के अंदर, आप ईएसआईसी से जुड़े हुए थे, जाके बोले कि मुझे तो बुखार हुई थी पिछले महीने, हॉस्पिटल में गया, 5,000 का बिल बना, लाओ मुझे मेरे पैसे दे दो, तो वो ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसके अंदर क्या होते हैं? कैशलेस बेनिफिट होते हैं, यानी कि कोई भी कैश का कोई काम नहीं होता। वो बोलेंगे कि आप ईएसआईसी के हॉस्पिटल में जाओ, अपना ट्रीटमेंट कराओ, पेमेंट हम डायरेक्ट ईएसआईसी की हॉस्पिटल के अंदर दे देंगे। वो पेशेंट को कोई भी पेमेंट नहीं करते उस बीमारी का, है ना। तो इसीलिए इसके अंदर क्या मिलता है? कैशलेस बेनिफिट्स मिलता है, डायरेक्ट हॉस्पिटल को पेमेंट दिया जाता है। ईएसआईसी के हॉस्पिटल होते हैं उनको, यही होता है इसके अंदर। अब देखते हैं कौन से बेनिफिट मिलेंगे, उनके अंदर कितना कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, कितने महीने तक, है ना, कि कम से कम 1 साल का कंट्रीब्यूशन हो, या फिर 10 दिन का कंट्रीब्यूशन हो, है ना, या फिर नॉर्मल बीमारी होगी तो कितने दिन तक बेनिफिट मिलेगा, उसकी जो टोटल सैलरी है उसका कितना हिस्सा उसको मिलता रहेगा घर बैठे ही बिना काम करे ही, या फिर कोई भी प्रेगनेंसी है, फिर डेथ हो गई, है ना, ईएसआईसी के वर्कर की अगर डेथ हो गई तो उसके पीछे उसको परिवार को हर महीने कितनी उसकी जो टोटल सैलरी थी उसका कितना % मिलता रहेगा पूरी जिंदगी भर, वो हम इसके अंदर ईएसआईसी के बेनिफिट्स के अंदर देखते हैं। एक तरफ है बेनिफिट्स, कंट्रीब्यूशन, बेनिफिट ड्यूरेशन, और इस साइड में है अमाउंट। देखो 4 चीजें लिखे हैं बेनिफिट्स की, कौन से बेनिफिट मिलेंगे, कंट्रीब्यूशन, उसके लिए कितना कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। हमने बताया था कि जो वर्कर होता है, एम्प्लॉय होता है, उसको तो 0.75% कंट्रीब्यूशन देना होता है अपनी सैलरी का, जबकि जो एम्प्लॉयर होता है, उस कंपनी का जो मालिक होता है फैक्ट्री का, उसको कितना 3.25% कंट्रीब्यूशन देना होता है। अब वो कितना देना होता है? 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, या फिर उसने लगातार पूरी साल दिया कंट्रीब्यूशन, तो वो इसके अंदर कंट्रीब्यूशन देखते हैं, तभी उस बेनिफिट्स के हिसाब से और कंट्रीब्यूशन को देखकर ही उसको बेनिफिट दिया जाएगा, उसको लाभ दिया जाएगा। आगे देखें कि अमाउंट ऑफ टोटल सैलरी, कितना उसकी जो सैलरी थी उसका कितना % उसको मिलता रहेगा इस बेनिफिट्स के तहत। तो सबसे पहले नॉर्मल सिकनेस बेनिफिट दिया जाता है। क्या दिया जाता है? सिकनेस बेनिफिट। सिकनेस बेनिफिट बीमारी का, है ना। अब एक तो हम क्या होता है, नॉर्मल फीवर होगी, नॉर्मल सिकनेस होगी, एक हमें बहुत ज्यादा कोई मतलब सीवियर डिजीज लग गई,
है ना। तो उसके अंदर, और एक हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेंशन, जैसे कि हम स्टेरिलाइजेशन कराना चाहते हैं, ट्यूबेक्टोमी, वास्टेक्टोमी, तो वो भी सिकनेस बेनिफिट्स के अंदर आएगा। हाँ, तो हम आगे देखते हैं इसके अंदर कौन से आएंगे। जनरल सिकनेस, इसके अंदर क्या क्या आते हैं, जनरल सिकनेस आती है। जनरल सिकनेस, तो जनरल सिकनेस के अंदर कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए, 78 दिन का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। कितना, 78 दिन का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए उसको। अगर नॉर्मल कोई फीवर है या फिर कुछ है, तो उसको फीवर है उस दौरान उसको रेस्ट करने के लिए या फिर ट्रीटमेंट कराने के लिए कितना कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, 78 दिन तक उसको पैसा जमा कराना होना चाहिए, है ना। बेनिफिट कितना मिलेगा, तो बेनिफिट जो मिलेगा उसको कितना दिन का, 91 दिन का बेनिफिट मिलेगा। कितना, 91 दिन तक उसको बेनिफिट मिलेगा। अगर कोई भी जनरल सिकनेस होगी, नॉर्मल बीमारी हुई है उस कंडीशन के अंदर, और टोटल सैलरी है उसका कितना परसेंट उसको मिलता रहेगा इस दौरान, तो 70%। कितना, 70%। देखो, अगर जनरल सिकनेस हुई है तब तो उसको बेनिफिट लेने के लिए, उसका फ्री में इलाज कराने के लिए 78 दिन का उसको कंट्रीब्यूशन देना होना चाहिए। कम से कम 78 दिन तक उसको पैसे जमा कराए हुए होने चाहिए ESIC के अंदर बेनिफिट लेने के लिए। फिर बेनिफिट की ड्यूरेशन, कितने दिन तक बेनिफिट मिलेगा इस कंडीशन के अंदर, तो 91 दिन तक। 91 दिन तक पेशेंट को रेस्ट मिलेगा घर पे, उसका ट्रीटमेंट होगा प्रॉपर, उसकी सैलरी भी आती रहेगी। कितना सैलरी आएगी, 70%। मानो कि किसी को पर डे के 1000 रुपए मिल रहे थे, तो उसके घर बैठे 700 रुपए आते रहेंगे ESIC के बेनिफिट्स के तहत। हाँ, तो जनरल सिकनेस। फिर आता है अगर कोई सीवियर सिकनेस हो गई, सीवियर सिकनेस। सीवियर सिकनेस के दौरान, इस दौरान उसको 156 दिन का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। 156 दिन तक कम से कम उसको पैसे जमा कराए हुए होने चाहिए। 156 दिन का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। बेनिफिट ड्यूरेशन कितना मिलेगा, तो बेनिफिट ड्यूरेशन जो उसको 2 साल तक मिलेगा। कितना साल तक, 2 साल तक। 2 साल तक बेनिफिट मिलेगा इस केस के अंदर। और सैलरी कितनी मिलेगी, 80% मिलेगी इसके अंदर। यानी कि 1000 रुपए पर डे कमा रहा था पहले वो, तो उसको 800 रुपए घर बैठे मिलते रहेंगे ESIC के मेडिकल बेनिफिट्स के तहत। आगे बात करें हम, अगर कोई वह स्टेरिलाइजेशन कराना चाहता है ना, क्या स्टेरिलाइजेशन कराना चाह रहा है, स्टेरिलाइजेशन मतलब जो परमानेंट मेथड होते हैं फैमिली प्लानिंग मेथड के, वो अपनाना चाह रहा है वो, ट्यूबेक्टोमी, वेस्टेक्टोमी, उस कंडीशन के अंदर उसको कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए, तो कंट्रीब्यूशन उस कंडीशन के अंदर भी उसको 78 दिन का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। बेनिफिट कब कब तक मिलेगा, अब देखो, ट्यूबेक्टोमी और वेस्टेक्टोमी 2 मेथड होते हैं स्टेरिलाइजेशन के परमानेंट के। ट्यूबेक्टोमी होती है मेल के लिए, जिसके अंदर फैलोपियन ट्यूब को कट किया जाता है 1 सेंटीमीटर, और वेस्टेक्टोमी होती है मेल के लिए, जिसके अंदर वॉश डिफरेंस को कट किया जाता है। तो इन दोनों कंडीशन के अंदर कितना बेनिफिट मिलेगा, कब तक बेनिफिट्स मिलता रहेगा। देखो, अगर ट्यूबेक्टोमी और वेस्टेक्टोमी, अगर ट्यूबेक्टोमी हुई है, कोई फीमेल थी, उसने कंट्रीब्यूशन लिए करा था और उसने ट्यूबेक्टोमी कराई है, तब कितना कंट्रीब्यूशन मिलेगा, कितना दिन तक बेनिफिट्स मिलेगा उसको, तब तो उसको 14 दिन तक बेनिफिट्स मिलेंगे। और अगर वेस्टेक्टोमी करवाई है किसी मेल ने, तब उसको 7 दिन तक बेनिफिट्स मिलेंगे। और कितना सैलरी मिलेगी, 100%। अगर महीने की कम से कम वो 30,000 रुपये कमा रहा था, तो उसको 14 दिन के हिसाब से या फिर 7 दिन के हिसाब से उसकी जितनी भी सैलरी बनती है वो टोटल मिलेगी। तो इसमें 100% सैलरी मिलती है, 100% सैलरी मिलती है। इसके अलावा सिकनेस बेनिफिट्स हो गए। अब बात करें हम डिसेबिलिटी बेनिफिट्स। डिसेबिलिटी, मानो कि कोई एक्सीडेंट हो गया है ना, हाथ फ्रैक्चर हो गया है, फिर हाथ पूरा कट गया, एम्पुटेशन करवा लिया, उस टाइम में वो आती हैं डिसेबिलिटी बेनिफिट्स के अंदर। डिसेबिलिटी बेनिफिट्स, अब एक तो डिसेबिलिटी होती है टेम्परेरी, कुछ समय के लिए, मानो कि ये मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया, तो वो क्या होगा, एक टेम्परेरी डिसेबिलिटी में इस हाथ को कुछ समय के लिए काम में नहीं ले सकता, इससे कुछ एक्टिविटी नहीं कर सकता, एक लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन के।
है ना। और एक होती है परमानेंट, ये हाथ ही मेरा एम्पुटेट होगा किसी कारण से, या फिर एक्सीडेंट के अंदर मेरा हाथ कट गए दोनों, तो क्या हो गया, वो परमानेंट डिसेबिलिटी हो गया। उस केस के अंदर इसके अलावा किसी परमानेंट डिसेबिलिटी के तहत मुझे डेथ हो गई किसी पेशेंट की, है ना, कोई सीवियर एक्सीडेंट हो गया था, उस टाइम कोमा में चला गया कुछ टाइम तक, तो उसको परमानेंट डिसेबिलिटी रही, फिर उसकी डेथ हो गई, तो उस कंडीशन के अंदर कितना बेनिफिट्स मिलेगा, इसके अंदर देखते हैं। इसके अंदर क्या क्या आते हैं, टेम्पररी डिसेबिलिटी, अब देखो अगर टेम्पररी डिसेबिलिटी हुई किसी पर्सन के अंदर, यानी कि उसको कोई हाथ फ्रैक्चर हो गया, ऐसी डिसेबिलिटी जो कुछ ड्यूरेशन के लिए हुई, एक लिमिटेड टाइम के लिए हुई हो, जिससे वो अपनी एक्टिविटी नहीं कर सकता, तो टेम्पररी डिसेबिलिटी के अंदर कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए, कोई भी कंट्रीब्यूशन की जरूरत नहीं है, नील। इसका मतलब ये नहीं कि आपको ईएसआईसी से जुड़ने, कोई भी आम आदमी जाके ईएसआईसी का बेनिफिट ले सकता है जिसके अंदर टेम्पररी डिसेबिलिटी हुई है, नहीं, कम इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन होना चाहिए सिर्फ। इसके अंदर कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं, मानो कि अभी भी कोई वर्कर था, उसने ईएसआईसी से इन्वॉल्व हुआ था, इंक्लूड ईएसआईसी से जुड़ा था, कंट्रीब्यूशन देना स्टार्ट अभी हुआ नहीं, उसने रजिस्ट्रेशन किया था, कंट्रीब्यूशन दिया नहीं, उसी के कारण इतने में ही उसका क्या होता है, एक्सीडेंट हो जाता है कभी उसके 2-4 दिन में, तो उस दौरान क्या कंट्रीब्यूशन हुआ है, नहीं हुआ, सिर्फ रजिस्ट्रेशन हुआ। तो इसके अंदर सिर्फ रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है, कोई भी कंट्रीब्यूशन की जरूरत नहीं होती, नील कंट्रीब्यूशन, कोई भी पैसा जमा कराने हुए की जरूरत नहीं होती, नील कंट्रीब्यूशन होता है। बेनिफिट्स कब मिलेगा, कब कितना तक मिलेगा, जब तक कि उसकी जो टेम्पररी डिसेबिलिटी है वो सही नहीं हो जाती। एक पर्सन का हाथ फ्रैक्चर हुआ था, हैंड फ्रैक्चर हुआ था, जब तक वो हैंड फ्रैक्चर एकदम सही नहीं हो जाता पूरी तरह से, तब तक उसको बेनिफिट्स मिलेंगे घर बैठे, है ना। तो कब तक मिलेंगे, अप टिल डिसेबिलिटी। और कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, तो उसको मिलता रहेगा 90%, 90% मिलेगा उसको। तो उसके बाद हम बात करते हैं अपन परमानेंट डिसेबिलिटी की। परमानेंट डिसेबिलिटी यानी कि एम्पुटेशन, हाथ ही काट दिया उसका किसी, है ना, कोई ऐसा नेक्रोसिस हो गया किसी कंडीशन के अंदर, या फिर एक्सीडेंट से उसके हाथ दोनों एम्पुटेट हो गए, है ना, तो उस कंडीशन के अंदर परमानेंट डिसेबिलिटी यानी कि अब वह काम बिल्कुल भी नहीं कर सकता। किसी के एक्सीडेंट के अंदर दोनों पैर कट गए, दोनों हाथ टूट गए परमानेंटली, ना, फिर कुछ और हो गया उसको जो परमानेंट डिसेबल कर देता है पर्सन को, उसके अंदर भी कंट्रीब्यूशन की कोई जरूरत नहीं होती, नील कंट्रीब्यूशन। और इसके अंदर भी बेनिफिट ड्यूरेशन कम मिले, कितना मिलेगा, कब तक, तो वो अप टिल, इसके अंदर देखो परमानेंट हो गया, अब वो जिंदगी भर लाइफ लॉन्ग हो गया, अब वो सही नहीं होगा, तो इसके अंदर लाइफ लॉन्ग, जब तक वो जिंदा रहता है तब तक उसको बेनिफिट्स मिलेंगे, लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स मिलेंगे, उसको काम करने की जरूरत नहीं, फिर उसको ईएसआईसी घर बैठे पैसा देगी उसकी सैलरी का, कितना परसेंट देगी, 90%, 90% उसको सैलरी आती रहेगी। 1000 रुपये दिन का कमा रहा था तो उसको 900 रुपये ईएसआईसी के इस बेनिफिट्स के तहत उसको आराम से पैसा मिलेगा, 900 रुपये। अब मानो कि डेथ होगी उसकी, डेथ के अंदर भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं चाहिए उसको, नील कंट्रीब्यूशन, बस रजिस्ट्रेशन हुआ वो, नील कंट्रीब्यूशन, कोई भी कंट्रीब्यूशन की जरूरत नहीं है। बेनिफिट्स कब मिलेगा, डेथ, पर्सन की डेथ होगी तो वो तो गया, उसके पीछे उसका परिवार बचा, तो उसकी फैमिली के अंदर उसके पेरेंट्स बचे, उसकी वाइफ बची, उसके बच्चे बचे, उनको कब तक बेनिफिट्स दिया जाएगा, तो उसके जो पेरेंट्स होंगे, उसके जो पेरेंट्स होंगे उनको लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स मिलते रहेंगे ईएसआईसी की तरफ से, कब तक, लाइफ लॉन्ग। उस पर्सन की जो वाइफ होगी उसको भी लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स मिलते रहेंगे, और जो उसके बच्चे होंगे, चिल्ड्रन, चाइल्ड, उनको बेनिफिट्स मिलेगा जब तक कि वो 25 साल के नहीं हो जाएं, जब तक वो 25 साल के नहीं होते तब तक ही उनको बेनिफिट्स मिलेगा, अप टिल 25 ईयर। पच्चीस साल की एज तक उनको बेनिफिट मिलेगा, कितना बेनिफिट मिलेगा, 90% बेनिफिट मिलेगा इसमें, 90% बेनिफिट मिलेगा। अब हम दो बेनिफिट्स पढ़ लिए हमने, क्या, सिकनेस बेनिफिट और डिसेबिलिटी बेनिफिट्स। अब हम बात करते हैं फ्यूनरल, आगे फ्यूनरल यानी कि
डेथ हो गई है उसके अंतिम संस्कार करने के लिए भी ईएसआईसी पैसे देती है। फ्यूनरल, फ्यूनरल यानी कि अंतिम संस्कार करने के लिए, किसी पर्सन की डेथ होगी उसको अंतिम संस्कार करने के लिए भी ईएसआईसी पैसे देती है। कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए? कोई भी कंट्रीब्यूशन की जरूरत नहीं है इसके लिए। बेनिफिट ड्यूरेशन, अरे जब उसकी डेथ ही हो गई है उसको अंतिम संस्कार करने जा रहे हैं तो कितने साल का बेनिफिट मिलेगा? नहीं मिलेगा, उसी टाइम मिल जाएगा। तो कोई भी बेनिफिट की ड्यूरेशन नहीं होती। अमाउंट कितना मिलती है? उसी दिन मिलती है, अंतिम संस्कार के लिए मिलती है। अंतिम संस्कार एक बार ही तो होता है, तो कितना मिलेगा? 10,000 रुपये मिलेगा। 10,000 रुपये मिलेगा मात्र इसके लिए। उसके बाद में हम बात करें होता है आपका मैटरनल बेनिफिट्स। मैटरनल बेनिफिट्स, मैटरनल बेनिफिट्स, कोई भी प्रेग्नेंट मदर हो गई, प्रेग्नेंट हो गई फीमेल, उसको अगर बेनिफिट्स चाहिए तो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए कितना? 126 दिन का, सॉरी 125 दिन का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। इसके अंदर कितना मिलेगा? अगर कन्फाइनमेंट है, प्रसूति के दौरान है, तब तो उसको 26 वीक का, कितना का? 26 वीक तक बेनिफिट्स दिया जाएगा। अगर सेरोगेसी मदर है, सेरोगेसी मतलब बच्चा किसी और का है जबकि उसको यूट्रस किसी और मदर का है, सेरोगेसी मदर, उसके अंदर कितना बेनिफिट मिलेगा? 12 वीक तक बेनिफिट मिलेगा। और अबॉर्शन हो गए, अबॉर्शन के केस के अंदर 3 वीक तक बेनिफिट मिलता है, सॉरी 6 वीक तक, 6 वीक तक बेनिफिट मिलेगा। कितना बेनिफिट मिलेगा? 100% बेनिफिट मिलेगा उस मदर को। उसकी जितनी भी सैलरी थी 26 वीक तक, इसके अंदर सेरोगेसी के अंदर 12 वीक तक और अबॉर्शन के अंदर 6 वीक तक उसकी सैलरी 100% सैलरी मिलेगी घर बैठे। लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि उसको सिर्फ 2 ही बच्चे होने चाहिए। कितने बच्चे? 2 बच्चे, अप टिल 2 लाइव बर्थ, 2 लाइव बर्थ पर ही उसको क्या मिलेंगे? बेनिफिट्स मिलेंगे। इसके बाद में आती है क्या? तो राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना के तहत बेनिफिट्स में मिलते हैं इसके अंदर। राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना, शॉर्ट फॉर्म RGSKY, राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना। इसके अंदर बेनिफिट्स दिए जाते हैं। कम से कम क्या कंट्रीब्यूशन होना चाहिए? 3 साल तक लगातार एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक ही जगह पे उसको काम किया होना चाहिए। तो कितना? 3 इयर्स वर्किंग इन सेम ऑर्गेनाइजेशन। 3 साल तक लगातार उसको परमानेंटली किसी एक फैक्ट्री के अंदर, उसी के अंदर उसको काम किया हुआ होना चाहिए, तभी उसको राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना के तहत ईएसआईसी के अंदर उसको बेनिफिट्स दिए जाएंगे। इसके अंदर उनको बेनिफिट्स दी जाती है जिनकी जॉब चली जाती है। तो उस जॉब के चले जाने पे है ना, उस जो बीच में उसको गैप मिलेगा नई जॉब को मिलने में पर, तो उस गैप तक उसको बेनिफिट दिया जाता है कि तब तक उसको इतना परसेंट उसको सैलरी का दिया जाएगा कि अपना वो पालन पोषण करता रहे जब तक उसको नई जॉब नहीं मिल जाती है। तो इसके अंदर 12 महीने का, कब तक? 12 मंथ का बेनिफिट दिया जाता है एक बार ही। और कितना बेनिफिट मिलेगा?
50% मिलेगा। उसकी जितनी भी सैलरी थी उसका आधी सैलरी उसको हर महीने मिलती रहेगी, है ना। जो यहाँ पे पिछली जो फैक्ट्री के अंदर उसको सैलरी मिल रही थी, मानो 30,000 सैलरी थी, तो उसको 50% सैलरी यानी कि 15,000 रुपये सैलरी उसको परमानेंटली मिलती रहेगी 1 साल तक। 1 साल तक जब तो, और 1 साल के अंदर उसको अगर या तो नई जॉब मिल जाती, नहीं उसका फिर बेनिफिट्स क्लोज हो जाता है। ये हो गया अपने बेनिफिट्स। अब बात करें, ईएसआईसी एक ऐसा हॉस्पिटल है जिसके अंदर हर दिन, वीक के अंदर एवरीडे एक नए कलर की बेडशीट काम में ली जाती है। मंडे को अलग कलर की होगी, ट्यूसडे को अलग कलर की होगी, इस प्रकार से संडे को भी एक अलग कलर की बेडशीट काम में ली जाती है। लेकिन वो कलर, बेडशीट का कलर चूज करने के लिए एक मिशन आया था, मिशन इंद्रधनुष, उसके तहत इसको दी जाती है अलग अलग कलर की बेडशीट। मिशन इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है बेडशीट के कलर से जो ईएसआईसी के अंदर दी जाती है, रिलेटेड टू बेडशीट कलर दैट प्रोवाइडिंग इन ईएसआईसी। ईएसआईसी के अंदर जो बेडशीट हर दिन एक नए कलर की प्रोवाइड की जाती है, उसके से संबंधित है मिशन इंद्रधनुष। इसके अंदर देखो, मंडे को कौन सी बेडशीट दी जाएगी, ट्यूसडे को वो देखें हम अगर, तो इसका एक न्यूमोनिक है, विब ग्योर, विब ग्योर, ये न्यूमोनिक है इसका, ये न्यूमोनिक याद रख लेना शॉर्ट। विब से वॉयलेट कलर, ये कलर का न्यूमोनिक है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड। तो सबसे हमें स्टार्ट करना कहाँ से? संडे से स्टार्ट करना, वीक को संडे, फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अब देखो संडे के दिन किस कलर की बेडशीट काम दी जाएगी वहां पे, मंडे के दिन कैसी, ट्यूसडे के दिन कैसी, वेडनेसडे के दिन कैसी, थर्सडे के दिन कैसी दी जाएगी, फ्राइडे और सैटरडे क्या कलर रहेगा बेडशीट का। संडे के दिन वी से वॉयलेट कलर बताया था, तो संडे के दिन वॉयलेट कलर की बेडशीट काम में वहां पे दी जाएगी। मंडे को आई से क्या होगा, इंडिगो कलर, इंडिगो कलर की बेडशीट वहां पे हॉस्पिटल के अंदर लगाई जाती है। ट्यूसडे को ब्लू कलर की, और वेडनेसडे को ग्रीन कलर की बेडशीट, और थर्सडे को वाई से येलो कलर की बेडशीट, फिर ऑरेंज आता है फ्राइडे को, और सैटरडे को रेड कलर की बेडशीट यूज में ली जाती है। ये होगा मिशन इंद्रधनुष। अब जो ईएसआईसी के हॉस्पिटल है, इनका एक एप्लीकेशन है, ऐप है, इनका नाम है जिसका पंचदीप ऐप। क्या? पंचदीप ऐप, जिससे हम उसका मेडिकल रिकॉर्ड और रिपोर्ट दे सकते हैं। क्या नाम है उस ऐप का? पंचदीप ऐप है। और अभी एक नई स्कीम भी आई है वहां पे। नई स्कीम ये दी है कि जो सीनियर सिटीजन है वहां पे, जो सीनियर सिटीजन है, चाहे वो इंश्योर्ड हो चाहे नहीं हो, यानी कि उन्होंने कंट्रीब्यूशन लिया हुआ हो या फिर नहीं, उनको वहां पे हेल्थ बेनिफिट्स दिए जाएंगे। और न्यू स्कीम के तहत उन्होंने कहा है कि 2 घंटे एक्स्ट्रा ओपीडी लगेगी सीनियर सिटीजन के लिए, क्योंकि सभी को कंबाइनली एक लाइन में लगना पड़ता था, काफी भीड़ भड़ाका, उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इसी को सॉल्यूशन करने के लिए उन्होंने एक नई स्कीम लॉन्च की है कि जो सीनियर सिटीजन पेशेंट होंगे उनके 2 घंटे के लिए अलग ओपीडी खुलेगी, है ना, एक्स्ट्रा ओपीडी टाइम बढ़ा दिया गया है उनके लिए। यही है न्यू स्कीम। और अब इसी में ईएसआईसी टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, समझ में आए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग केडी क्लासेस।